हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो क्लास है क्लास 8 की एनसीईआरटी है। क्लास 7 और 6 की एनसीईआरटी मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। आप जाके जो है प्लेलिस्ट में चैनल पे दे सकते हैं। हमारे अतीत पार्ट 3 है, ठीक है। इसमें जो है हम महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे और इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया है। अंग्रेजों की सत्ता कैसे स्थापित की गई और कैसे जो है भारत में जो है अंग्रेजों का विस्तार होता चला गया, किन किन युद्धों के माध्यम से कौन कौन से वायसराय और गवर्नर जनरल भारत में शासन चलाए थे, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको 2-3 पार्ट में मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। तो पूरे सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको लगातार मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत क्लास 8 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कब और कहाँ, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है इसमें, ठीक है। इसको हम एक एक करके देखेंगे। आधुनिक भारत के बारे में इसमें बताया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई, इसको हमें अच्छे से देखने की ज़रूरत है। यहाँ लिखा है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। लिखा है एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, क्योंकि इतिहास के बारे में लोग कहते हैं कि इतिहास जल्दी याद नहीं होता, लेकिन इतिहास को याद करने का प्रत्येक तरीका होता है, ठीक है। बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? नहीं, हमें इतिहास को समझने की जरूरत है, इतिहास को रटने की जरूरत नहीं है। जितने हम इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, इतिहास हमारे लिए बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम उस समय का जिक्र करने लगते हैं, पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ एक इंट्रोडक्शन केवल दे रहा है, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि मॉडर्न इंडिया अच्छे से करना जरूरी है। यहाँ लिखा है रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो कि कुछ हमें दिख रहा है। वह हमेशा से ऐसा ही रहता है, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी जो अचंभे क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के जो है घूंट भरते देखकर आप इस बात का हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ। हमारे यहाँ चाय कॉफी कैसे आई, तो एक भूमिका यहाँ पे बताई गई है। आगे लिखा है रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी से आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को ये जो है चीज़ों की जानकारी कैसे होती थी। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो आज आधुनिकता आया है, कहीं न कहीं ये अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे और उनके कारण ये जो है चीज़ें हमें मिलती हैं। यहाँ एक तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये भी याद रखिएगा कि जो शेर होता था उस समय, वो ब्रिटिश महारानी का लोगो होता था, ठीक है। तो आज भी ब्रिटिश सरकार का लोगो यही है, ठीक है। यहाँ है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये इसे ब्रिटिश साम्राज्य का जो है हमारे देश के संस्थापक मानते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे भारत के मैप बनाने का काम सौंपा था, तो व्यक्ति का नाम था रेनेल। रेनेल नाम था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक जो है ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो कि वह उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। यह इसमें बताया गया। तो भारत, इसमें हमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मिल गया कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए किसे काम सौंपा था।
इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर यहाँ पर जो है एक लंदन जो है टाइम्स का एक यहाँ पर न्यूज दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल और महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय नहीं होती है। एक यहाँ पर केवल एक जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक दिया गया पेपर के बारे में लिखा है कि पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में जो है लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के चाय जो शाही लोग यही चाय पीते थे। मतलब कहने का मतलब है कि उस समय भी विज्ञापन होता था, उस समय भी लोग प्रचार करते थे चीजों को बेचने के लिए। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कराट की पदवी दी गई थी, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर एक विज्ञापन दिया गया था चाय बेचने का, उसी के बारे में यहाँ पे ये बात कही गई है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा है कौन सी तारीखें, कौन सी तारीखें क्या होता है, ठीक है। लिखा है कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, मतलब किस तारीख को हमें ज्यादा याद करना पड़ता है, कौन सी डेट हमें याद करना जरूरी है इतिहास में, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें जो है चुनते हैं, जिस तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्याय का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण के पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश राज इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के समय खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, बेलेजली, बैंटिक, डलहौजी, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो है पढ़ना है, ठीक है, इस किताब में। कैनिन, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और गतिविधियों और नीतियों उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों में के विषय का बन जाता था। क्या हम उसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे यहाँ लिखा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास को किन किन अवधियों में बांटा गया, इसको देखना। इससे पहले कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ लिखा है वॉरेन हेस्टिंग ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ये भी याद रखना, और बंगाल का अंतिम गवर्नर था। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, भारत के नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये बात याद रखना। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यहाँ ये बात गलत लिखी हुई है, ये बात याद रखना। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है हम अवधियों को कैसे तय करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अवधियों को कैसे तय किया गया, हमारे इतिहास को कैसे बांटा गया। लिखा है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जेम्स मिल की पुस्तक का नाम क्या है, तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद रखना। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक किसने लिखा था, तो जेम्स मिल ने लिखा था, ठीक है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश।
तो यार इसको कैसे समझना है, तो जो प्राचीन काल था वो हिंदू, मध्यकाल मुस्लिम और जो है आधुनिक काल ब्रिटिश शासन काल के रूप में इन्होंने माना। ठीक है, इन 3 कालखंडों में बांटा जाता था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? ठीक है, इसके बारे में एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है। फिर यहाँ लिखा हुआ है, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि उससे हमें चीजें समझ में आती हैं और उससे हमें यह भी पता चलता है कि किस काल में कौन सा कल्चर था, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो इसकी भी एक वजह है, मतलब हम इसको इतिहास के खंड में क्यों बांटते हैं, तो इसका एक कारण है। क्या है? हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हम अलग अलग संस्कृति और उनकी विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम इतिहास को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वह हमें बताते हैं कि इस अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामलों में यूरोप से पीछे हैं। इनको यह लगता था कि जो एशिया का समाज है वो यूरोप के समाज से बहुत पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये किसका कहना है? तो जेम्स मिल का कहना है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं आए थे तो यही सब भारत में होता था। ठीक है, आगे जेम्स मिल कहते हैं कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। उनका कहना यह है कि ब्रिटिश शासन अगर ना होता, अगर ब्रिटिश शासन अगर भारत में रहेगा तो भारत सभ्यता की ओर आगे बढ़ेगा। ये किसका कहना था? जेम्स मिल का कहना था। तो इसका मतलब है कि इतिहास को भी लिखने में भी बहुत छेड़छाड़ की गई है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाना। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका कहना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यह कौन कह रहा है? तो जेम्स मिल कह रहे हैं। ठीक है, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधविश्वास का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? तो नहीं स्वीकार किया जा सकता है। उस समय अंधकार का समय नहीं था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा कहना जो है, ये कहीं न कहीं जो है एक जो है समाज में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अंग्रेजों की देन थी। ये अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान बांटा था, हमारे इतिहासकारों ने ऐसा नहीं बांटा है। लिखा है, क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। मतलब वहाँ राजाओं का ही महत्व है और किसी का कोई महत्व नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। मतलब ये कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में सभी राजाओं का एक धर्म नहीं होता था। उस समय भी आजीवक संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म अलग अलग लोग मानते थे। इसका मतलब है कि हम पूरे प्राचीन काल को केवल हिंदू काल में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए इन वर्गीकरण से अलग हटकर भारतीय इतिहासकार को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। यही सबसे अच्छा भी है। ठीक है, तो अंग्रेज ने हिंदू, मुस्लिम और जो है क्या ब्रिटिश शासन बांट रखा था, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने इसे क्या बांटा है? तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। यहाँ लिखा हुआ है, इतिहास को इन खंडों को बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज
वह समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। तो उनका कहने का मतलब है जहां पर जिस समाज में विज्ञान नहीं था, तर्क नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, मुक्ति समानता नहीं था, उस काल को ये आधुनिक काल नहीं मानते थे। जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी। ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। इसका मतलब है केवल ये शोषणकारी दौर था। और बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो जिस काल में ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि ब्रिटिश शासनकाल को कई इतिहासकारों ने औपनिवेशिक युग कहा है। इसे हम उपनिवेश कहते हैं। तो उपनिवेश जानते हो क्या किसे कहते हैं? उपनिवेश की इंग्लिश होती है कॉलोनी। तो अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश हमारे देश को बनाया गया था। ठीक है। तो इस उपनिवेश की परिभाषा क्या होती है? तो बहुत सिंपल परिभाषा है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर आर्थिक और राजनीतिक अधिकार कर लेता है तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। यही हमें समझना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है उपनिवेशिक क्या होता है। तो इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। यही चीजें हमें वहां आगे पढ़ना है। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। तो इसका मतलब है कि ये सब गतिविधियां जब अंग्रेजों ने किया तो हमारे यहाँ उसका क्या बदलाव आया, ये जानना है। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो उपनिवेशीकरण में हमारे देश में अंग्रेजों के आने से राजनीतिक परिवर्तन आया, आर्थिक आया, सामाजिक आया और सांस्कृतिक परिवर्तन आया। और इसी को हमारे देश के इतिहासकारों ने उपनिवेशिक शासनकाल कहा है, लिखा है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि ये सारे वर्ग और समूह इन बदलावों, ठीक है, इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। ठीक है। तो हमारे अतीत में क्या हुआ है इसी को इसमें नाम दिया गया है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। एक विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी, क्या है इसको देख लेते हैं। 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। मतलब यह हुआ कि 1946 में शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। आप इतिहास में पढ़ेंगे आगे चल के। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को एक जो रिपोर्ट मिली थी उसके कुछ नमूने दिए गए हैं। तो उस समय गृह विभाग में जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें क्या क्या कहा गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई। बंबई में इस बात का जो है इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसेना जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। ये बंबई रिपोर्ट भेजी गई थी। कराची रिपोर्ट क्या भेजी गई थी कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेशपद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में। विशाखापट्टनम में क्या हुआ, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। तो ये भारत सरकार की रिपोर्ट है जब शाही विद्रोह हुआ था 1946 में। ये तब की बात कही गई है, ये उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है। यहाँ लिखा है हम किस तरह जानते हैं। तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे, कौन से ऐसे स्रोत थे जिससे हमें इतिहास लिखा गया है। तो उसमें एक है आपका प्रशासन अभिलेख तैयार करना। क्या है ये? अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। जो इतिहास रिकॉर्ड किया गया वही जो है इतिहास का एक साधन बन गया।
अंग्रेजों की मान्यता की थी कि चीजों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी है। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद जो है किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की जो संस्कृति पैदा हुई। बिल्कुल सही। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। ठीक है, तो ये सब काम किसने किया? अंग्रेजों ने किया। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। ये सारा काम कौन किया है? ये सारा काम अंग्रेजों ने किया है। ये हम आज उसी की देन है कि हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए कि रिकॉर्ड को अच्छे से रखा जा सके। तो कहीं न कहीं हमें वो इतिहास लिखने में आज मदद मिल रही है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की यह शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। मतलब कि आज भी अभिलेखों के जो आपके संग्रहालय हैं उनमें ये सब चीजें मिलेंगी और कहीं न कहीं इससे हमें इतिहास को लिखने और समझने में मदद मिल सकती है। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें जो है खुशनबीसी के माहिर लिखते थे, मतलब कि जो अच्छा राइटिंग बना के लिख सकते थे उन्हीं को रखा जाता था। ठीक है, तो खुशबीसी या सुलेख वीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। मैंने बता दिया वही। उन्होंने 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी, क्योंकि छापा खाना अर्थात प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत हो गई उस समय। ठीक है, तो ये उसी के बारे में एक दिया गया है और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। ये नई दिल्ली में है। इसमें आपको ब्रिटिश शासनकाल की बहुत सी पुरानी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा है शरीफे का पौधा, 1770 के दशक का है। क्या है ये? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती है और कैसे, और इससे उपनिवेशवाद के बारे में हमें क्या जानकारी मिल सकती है, यही बताया गया है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो उपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया था। मतलब उस समय भी लोग सर्वेक्षण का काम करते थे। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए शासन चलाने के लिए इसीलिए वो सर्वेक्षण पर ज्यादा जोर देते थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। मतलब कि अंग्रेजों ने नक्शा बनाने के लिए गांव-गांव और हर जगह का सर्वेक्षण शुरू कर दिया। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। मतलब कितने जो है जमीनी स्तर पर जाके काम करके इन्होंने इतिहास लिखने का प्रयास किया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो वो इसलिए जानना चाहते थे कि अगर शासन चलाया जाए तो वहां कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी कराई जाने लगी। तो जनगणना भी शुरुआत हो गई। 1872 में जनगणना शुरुआत होती है लॉर्ड मेयो के समय, और 1881 में नियमित जनगणना कराई गई लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, तो जनगणना क्यों कराई गई, उससे पता चलेगा कि हमारे देश में जो है किस जाति, किस धर्म के लोग रहते हैं। तो यह लिखा है जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जात, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण,
पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी कराए जाते थे। तो ये सारा काम अंग्रेजों ने किस लिए किया? क्योंकि हमें यहाँ शासन चलाना था, तो इसलिए हमें ये सब काम करना पड़ेगा। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता? रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारी जानकारी जो है, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इस रिकॉर्ड से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह होती थी, ये हमें जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है आगे? इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की ओर तलाश कर में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं थी। तो एक यहाँ पे पुस्तकों के बारे में दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें और दी गई हैं, क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक वो बना हुआ है, ये कब का मैप है, आप इसको देखिएगा इस तस्वीर में क्या कहा गया है। ठीक है, इस तस्वीर में क्या कहा गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। ये मानचित्रण और सर्वेक्षण का काम चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है, कब? 1832 की है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण चित्र में अलग अलग दिखाए गए हैं। तो सर्वेक्षण होने के लिए जो चित्र होते हैं सब देखिए आप यहाँ दिया गया है। तो इसका मतलब है सर्वेक्षण इसलिए कराए जाते थे क्योंकि हमें शासन करना है। ये देखिए यहाँ पे जो है कैमरे से माप की जा रही है, सड़क की है, जिसकी भी माप की जा रही है। तो कहीं कहीं जो है ये हमें इतिहास को लिखने में मदद मिली और उनको शासन चलाने में भी जो है सहूलियत हुई। यहाँ एक न्यूज दी गई है, इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। ठीक है, तो एक स्रोत दिया गया पेपर से कटिंग करके, तो क्या है, हमें कुछ चीजें यहाँ मिल सकती हैं। लिखा हुआ है दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने काम, वेतन और पुलिस लाइसेंस जो है बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। ये घटना दिल्ली में हुई। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता है। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। मतलब कि उस समय अंग्रेजों ने जो है शोषण करने के लिए सिपाहियों तक को नहीं छोड़ा और उन्होंने जो है यह काम किया है। ये तस्वीर कब की है ये भी देख लेते हैं। इस तस्वीर के बारे में क्या कहा गया है, तो लिखा हुआ है यहाँ, ये 1857 की तस्वीर है। 1857 के विद्रोह लिखा है। तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इसमें हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा है बागी सिपाही लूट जो है खसोट में लगे हुए हैं, ये दिखाया गया है। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जो है जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे विद्रोही थे ना, उनको भी अंग्रेज जो है निम्न कोटि का मानते थे। यही चीज को यहाँ बताया गया है कि कैसे हमारे देश में लोग शासन करते थे और हमें क्या समझते थे। तो इस चैप्टर में जो बताया गया था महत्वपूर्ण चीजें मैंने बता दिया है, इसको देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक है, दूसरा चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सत्ता हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और उसने साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो व्यापार करने आए और साम्राज्य स्थापित करने में जो सफर तय किया है ये उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो है कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो कंपनी ने सत्ता कैसे स्थापित किया? कंपनी पहले व्यापार करने आती है और अपनी अनेक नीतियों के द्वारा साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो क्यों स्थापित किया, कैसे स्थापित किया, इस चैप्टर में पढ़ना है। ये बहुत ही डिटेल में इसको में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, तो इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, चलते शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है
कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो लिखा है मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावित केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। जैसे ही औरंगजेब का शासन समाप्त होता है, मर जाते हैं, वैसे ही भारत के अलग अलग राज्यों में जो है क्षेत्रीय राजा स्थापित हो जाते हैं और कहीं न कहीं दिल्ली की सत्ता कमजोर हो जाती है, और यही अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जानते हैं, जब कंपनी हमारे यहाँ आई थी तो कंपनी का एक उद्देश्य था, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। हम यहाँ व्यापार करने आए हैं, हमें भूभाग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब देखा कि भारतीय राजा उनके व्यापार को रोकने में योगदान देने लगे अपना, तब उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। और जिन लोगों ने व्यापार में रुकावट डाली, उन्हीं के राज पर सबसे पहले कब्जा अंग्रेजों ने किया है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे जो है कि यह कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह चित्र बनाया गया है कब का? तो चित्र बनाया गया है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तार। याद रखना, जब जो है 1857 का विद्रोह होता है, तो 1857 विद्रोह के दिल्ली के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। तो उनको और उनके बेटों को गिरफ्तार करने का एक यहाँ दिखाया गया। गिरफ्तार किसने किया था? हडसन ने किया था। और हमारी सरकार ने आज भी दिल्ली में हडसन लेन का नाम का जो है एक रोड बना के रखा है, हडसन लेन बना के रखा है। क्षेत्र का नाम है दिल्ली में हडसन लेन। कितनी बड़ी विडंबना है, जिसने मुगल बादशाह का अपमान किया उसके नाम की हमारे देश में अभी रोड चल रही है दिल्ली में। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला गया। तो हडसन ने जफर के तीनों बेटों को गोली मार दी, और याद रखना, तीनों बेटों गोली मार दिया और इनको गिरफ्तार करके भेज दिया रंगून म्यांमार में, जहां इनकी डेथ हो जाती है वहीं पर 1862 में। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। अब आते हैं कंपनी हमारे यहाँ आई कैसे। ठीक है, तो कंपनी कैसे हमारे यहाँ आई, तो याद रखना, पहले इस समय सुएज नहर नहीं बनी थी, तो कंपनी इस तरफ से नहीं आई थी। तो कंपनी का आने का क्षेत्र यह था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डिगामा इसी मार्ग से आया था और कालीकट आया था। वास्को डिगामा के बाद जो है जब अंग्रेज आए, तो ब्रिटिश द्वीप समूह ये है, आइसलैंड ये है, और यहाँ से कंपनी जो है, याद रखना, आई जो है ये आने का मार्ग था। और इन्होंने भारत में बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में और चीन के जो है कैंटोन में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यहाँ केप ऑफ गुड होम पर दक्षिण अफ्रीका में अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, और ये इनके आने का मार्ग का एक यहाँ मैप दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि उस समय भारत में आने जाने का मार्ग कौन सा था, कैसे था, ये उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा हुआ है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो ये याद रखना, ये ब्रिटिश जो शासन का केंद्र है, ये क्षेत्र है, इसी के पूर्व में एशिया अर्थात भारत था। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, तो पूर्व में, इसके पूर्व में हुआ, किसके? यूरोप के पूर्व में ये कंपनी आई, इसलिए यहाँ लिखा है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। तो याद रखना, लिखा है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो है जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और भारत में कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम टेलर थी। ठीक है,
प्रथम ने चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। किसने हासिल किया? तो कंपनी ने हासिल किया। तो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को अधिकार दे दिया कि तुम जाओ और जाके भारत में व्यापार करो, ठीक है। जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया, मोनोपोली मिल गई। अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार कर सकती थी और किसी को अधिकार नहीं था। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से ओढ़ नहीं कर सकती है, मतलब व्यापार नहीं कर सकती है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप पे ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में 5% पैसा महारानी का भी लगा हुआ था, इसीलिए कंपनी मनमाना काम करती थी, तो महारानी या वहां की सत्ता कुछ बोलती नहीं थी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार था कि वही व्यापार करेगी भारत जैसे देशों से, और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी, तो उसको कोई भय नहीं था, ना कोई कंपटीशन था उस समय। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वह सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेच सकती थी, ऐसा उस समय होता था, ठीक है। आगे यहां लिखा हुआ है, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से रोक सकता था। मतलब कि जो अधिकार कंपनी को दिया गया है, तो अन्य कंपनियां उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली हमारे यहाँ आ चुके थे, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को डिगामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश आने लगे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने में लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, फिर इसके बाद डच आए, फिर जो है अंग्रेज आए, और फिर फ्रांसीसी आए, और सब व्यापार करने आए थे। डच कहाँ के रहने वाले थे? तो जो हॉलैंड है, नीदरलैंड कहते हैं, उसी वहीं के हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे। वहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। तो हमारे यहाँ के सूती कपड़े और रेशमी कपड़े यूरोप के मंडियों में बिकते थे, और वहाँ भारी डिमांड उसकी होती थी। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। क्यों ऐसा? क्योंकि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, और ठंडा प्रदेशों में लोग मांस ज्यादा खाते हैं, और उसके लिए ऐसे ही मसालों की आवश्यकता थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का सही एक रास्ता था कि वह अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें, मतलब कि उनको खत्म कर दें, जिससे केवल हम व्यापार कर सकें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस ओढ़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी। क्यों? क्योंकि उसको प्रतिस्पर्धा थी, अगर हम इनके जहाज डुबो देंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा और हमें उसका फायदा होगा। रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती थी, ठीक है। यह व्यापार जो है हथियारों की मदद से चल रहा था, और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। क्यों? क्योंकि कोई उस पर हमला ना कर सके।
अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। तो जब हमारे यहाँ कंपनी आई और जैसे कलकत्ता बसाया, तो कलकत्ता की किलेबंदी किया, जिसे फोर्ट विलियम कहते हैं, ठीक है। तो फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर दी, जिससे भारतीय राजा क्या हो गए, नाराज हो जाते थे और उनसे उनका टकराव हो गया। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस पर कब्जा किया। तो कहने मतलब यह है कि कंपनी जब व्यापार करने में रुकावट होने लगी, तब राजनीतिक सत्ता पर अधिकार कर लिया, क्योंकि कंपनी की मजबूरी हो गई। ठीक है, यहाँ लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही बड़ा राज्य था और बहुत अमीर राज्य था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल को ही चुना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि पहली इंग्लिश कम फैक्ट्री 1651 में हुगली के किनारे, नदी के किनारे शुरू की गई। तो पूछा जाएगा कि बंगाल में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? 1651 में हुगली नदी किनारे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर या फैक्ट्री कहा जाता था। ठीक है, इस फैक्ट्री में जो है वेयर हाउस था। वेयर हाउस मतलब होता है, आप ये देख सकते हैं, वेयर हाउस एक बड़ा क्षेत्र होता था जहां लाइट वाइट लगी होती थी और आने जाने के लिए उनको सिग्नल दिया जाता था जहाजों को। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ लिखा है जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। तो फैक्ट्री होती थी जहां पे लोग जमा करते थे चीजों को, गोदाम टाइप का होता था। ठीक है, यहीं पर उनके दफ्तर होते थे जिसपे कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों की फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया, मतलब धीरे धीरे बस्ती स्थापित होने लगी। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ जो है एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत दे करके 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। तो ठीक है, 3 गांव कौन कौन से थे? तो गोविंदपुर, कालीकाता और जो है सूतानाती, 3 गांवों को मिलाकर के ही कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी। यहाँ लिखा हुआ है इनमें से एक गांव कालीकाता था। तो 2 गांव और कौन से थे? तो लिख लेना वहीं पे, सूतानाती और गोविंदपुर। इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर के कोलकाता नगर बसाया गया था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। ठीक है, तो कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का एक फरमान जारी कर दे। तो बंगाल में जब व्यापार करते थे तो कोई भी कर न देना पड़े, तो एक फरमान भी जारी कर दिया गया था मुगलों के द्वारा। आगे लिखा है कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने के लिए और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। मतलब कि औरंगजेब के समय में जब फरमान दिया गया, उससे केवल शुल्क जो है कंपनी के लिए था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों नहीं करते? मतलब कहने का मतलब ये है कि जब फरमान दिया गया था वो कंपनी को दिया गया था कि आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार करते थे छुप छुप करके, तो वो भी इस फरमान का उपयोग कर लेते थे। तो राजस्व बंगाल के नवाबों को नहीं मिलता था, इसीलिए बंगाल नवाब नाराज हो गए। इसीलिए पलासी और बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ एक मैप दिया गया है, लिखा है मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। ये जो है मद्रास का एक चित्र यहाँ दिया गया है। ये विलियम जो है सिम्पसन द्वारा बनाया गया एक चित्र था, उसी के बारे में दिखाया गया है। ये कैसे सामान को जो है यहाँ पर ला करके फैक्ट्री, यहाँ देखो बगल में फैक्ट्री है, यहीं पे ला करके जमा कर देते थे, उसी को यहाँ बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापार से युद्धों तक रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ मैप दिया गया है। कहने मतलब यह है कि व्यापार से युद्ध तक, तो पहले ये लोग आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जब देखा कि व्यापार में स्थानीय राजा रुकावट करने लगे तो इनको युद्ध करना पड़ा। तो पहला युद्ध प्लासी हुआ और दूसरा जो है बक्सर हुआ, और यहीं से ब्रिटिश सत्ता हमारे देश में स्थापित होती चली गई। लिखा है 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी।
मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां, तो मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अली वर्दी खां, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो सिराजुद्दौला सबसे योग्य था, ठीक है, और इसने जो है क्या किया, इसने कंपनी के फरमान को रोक दिया, इसीलिए कंपनी नाराज हो गई और प्लासी का युद्ध हुआ, इसमें उसको हरा दिया गया। ये सभी शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने अर्थात कर मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। ये सारा काम जब नवाबों ने किया तभी अंग्रेज नाराज हो गई, ठीक है। आगे क्या है, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। तो जब देखा गया कि जो है ये लोग भ्रष्टाचार के रूप में व्यापार करते थे, तभी नवाब क्या हो गया, नाराज हो गया। नवाबों की ताकत कमजोर पड़ गई, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। इसके उसने अफसरों से अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ये भी कंपनी ने हथकंडा अपनाया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, कठपुतली। कठपुतली क्या है? यह एक खिलौना होता है, इसको सब पता है आपको, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आगे, याद रखना, इसे कठपुतली कहा जाता था। बंगाल के नवाबों को अंग्रेजों ने कठपुतली बना रखा था। कठपुतली जैसा आप चाहोगे वैसा ही हरकत करेगी, तो उसी को जो है यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम प्लासी था, ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ करके प्लासी कर दिया। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण जो है कहा जाता है। तो ये आप मैप पे देख सकते हैं, प्लास का फूल है, यहाँ प्लास के फूल ज्यादा होते थे, गुलाबी और लाल कलर का फूल होता है। इसे जंगल की आग कहते हैं। इस पेड़ को जंगल की आग भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इससे रंग बनाया जाता था, जिससे होली खेली जाती थी उस समय, प्राचीन काल में, ठीक है, मतलब अंग्रेजों के समय में, ठीक है। आगे लिखा है, प्लासी, याद रखना, एक वहां प्लासी नाम का फूल होता था, इसीलिए जो आपको मैंने दिखाया अभी, ठीक है। अब आते हैं प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो अली वर्दी खान के बाद कौन बना? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी जो है एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारी रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। मतलब कहने का मतलब यह है कि कंपनी ये चाहती थी कि कोई ऐसी कठपुतली के रूप में नवाब बने, मैं जैसे चाहूं ऐसे इस्तेमाल करूं और हमारा व्यापार ना रुकने पाए। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं था, वो योग्य था, शक्तिशाली था, इसीलिए कंपनी डरती थी। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के जो आपका क्या कहते हैं सेनापति था मीर जाफर, उसी को उसने मोहरा बनाया और जो है कंपनी पे जो है उसने की मदद से उसने आक्रमण करके जीत लिया। आगे वही बारे में दिया गया है। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो है प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी को उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। तो मतलब दोनों के बीच में झगड़ा का कारण व्यापार ही था। किलेबंदी रोके और बकाया राजस्व है उसे चुकाए, ये आदेश किसने दिया? तो नवाब ने दिया। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार वहां पे है, आज वर्तमान में ये बांग्लादेश में है, उसमें ये पश्चिम बंगाल में था, ठीक है, मतलब बंगाल में था। तो यहाँ कासिम बाजार में फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, पर स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। किसने? नवाब ने। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, एक गोदाम में ताला डाल दिया, अंग्रेजों के जो है हथियार छीन लिया और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया।
कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में से रॉबर्ट क्लाइव, तो जब देखा कि कलकत्ता पे अधिकार हो जा रहा है, तब रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया कहाँ? तो मद्रास में था रॉबर्ट क्लाइव, उसे भेजा गया कहाँ पर? कलकत्ता। सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसेना के बेड़े की मदद से मिल रही थी। इसके बाद ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव आके उसने क्या किया? जीत लिया। ठीक है, तो लिखा है यहाँ, नवाब के साथ लंबे समय तक जो है सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की जो है काल गुजारियां भी थी, क्योंकि मीर जाफर को ऑफर दिया गया था कि तुमको नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर की जो है टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। और इनके मन था नवाब बनने का, इसलिए इन्होंने धोखा दिया और अंत में जो है सत्ता किसके हाथ में चली गई? तो ये अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ठीक है, ये एक मैप क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। लिखा है महान्याय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस जो है उसी के बारे में दिया गया है। तो यहाँ लिखा है ईस्ट इंडिया जो है कि कोर्ट ऑफ जो है पायरेट्स के लंदन स्थित जो है एक वहाँ पे चित्र बनाया गया है उसका, कि उस समय जब कंपनी बैठती थी तो कैसे निर्णय लेती थी। वहाँ का कंपनी की भी अपनी कोर्ट होती थी, उसी के बारे में यहाँ एक चित्र दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सिराजुद्दौला का चित्र है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है संपन्नता का आश्वासन, ये क्या होता है? ठीक है, लिखा है इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे, क्योंकि कंपनी जो है क्या काम कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड के लोग इसको जो है पसंद नहीं करते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में क्या लिखा था? लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूं कि इस समृद्ध रियासत पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये बंगाल के बारे में कह रहा है। ठीक है, यहाँ आगे है कि अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं कि क्या सालाना 20 लाख स्टांगली की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ठीक है, तो उसने एक लेटर लिखा था कि क्या सत्ता कब्जा की जाए या नहीं की जाए। ठीक है, आगे लिखा है प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इसलिए कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोल दिया। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। वो अभी कंपनी नहीं चाहती थी कि हम शासन चलाएं, अभी वो चाहती थी हमारा कोई कठपुतली के रूप में बैठे। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। कंपनी व्यापार फैलाना चाहती थी, इसलिए राजनीति पर कब्जा नहीं किया। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी? ये कंपनी की सोच थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था, कि मतलब कंपनी को विश्वास नहीं था कि राजा हमारे प्रति वफादार रहेंगे। फिर तो कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था। अब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्च से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। तो सारा पैसा किससे मांगती थी वो? तो सारा पैसा मांगती थी किससे? तो ये मांगती थी नवाबों से। कंपनी और ज्यादा इलाके और अधिक ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे।
कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो 1765 में द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, यहाँ लिखा है आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, दीवानी मतलब होता है राजस्व मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। कौन समस्या? कि अब व्यापार हमारा नहीं रुक सकता है। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदलने में खरीदनी पड़ती थी। इसी वजह से ठीक है, यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद भी ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब सारा खर्चा ही मिल जा रहा है। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस तरह कमाई से कंपनी बाहर में सूती और कपड़ा और रेशमी कपड़ा जो है खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण भी कर लागत उठा सकती थी। मतलब यह है कि पहले इंग्लैंड से पैसा आता था चलाने के लिए भारत में शासन व्यवस्था। अब चूंकि बंगाल का राजस्व इनको मिल गया तो इसी भारत के पैसे का इस्तेमाल भारत में होने लगा। अब जो है ब्रिटेन से पैसा मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ लिखा है कंपनी के अफसर जो है नवाब बन बैठे। तो जो कंपनी के अफसर थे वही क्या बन गए? नवाब बन गए। ठीक है, कैसे? तो लिखा है यहाँ नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन उसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। 1767 में जब वह दोबारा जो है गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितनी हो गई थी? तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 4 लाख पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। जब दोबारा ये आया था तो उसको यही काम सौंपा गया, लेकिन इसने खूब लूट किया। ठीक है, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अचूक संपत्ति के स्रोत संदेशपद लगने लगे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में जो है उसने आत्महत्या कर ली। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या कर ली थी। कहां पर? ये भी याद रखना, इंग्लैंड में। और दूसरा इसने जो है इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया था। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे यहाँ दिया है जो है कि कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी जो है बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहने लगे थे। इसी को लाड कहते हैं। ठीक है, इसी को लाड कहा गया, याद रखना। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के ऊपर देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग हमारे यहाँ आए और इन्होंने हमारे यहाँ जो है अचूक संपत्ति को लूटा। ठीक है, क्लाइव खुद को कैसे देखता था? यहाँ लिखा है क्लाइव खुद को कैसे देखता था। इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। क्या लिखा है यहाँ रॉबर्ट क्लाइव के बारे में? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने
कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया है। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा है। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मतलब कि यह है कि सबको अपनी ओर उसने आकर्षित कर लिया था। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। मतलब कहने मतलब है कि इतना अचूक पैसा था फिर भी मैं जो है हमने कोई लूटपाट नहीं किया। ये उसने सफाई दिया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कंपनी का फैलता शासन। कंपनी शासन कैसे फैलने लगा? यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। मतलब कहने का यह है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट किसी राज्य पर हमला नहीं किया। पहले उनको जो है अलग अलग तरीके से जो है साधनों का इस्तेमाल किया, कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक। जब वो बात नहीं बनी तब आक्रमण करके जीतने का प्रयास किया। लिखा है, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। तो हर भारतीय रियासत में एक रेजिडेंट होता था जो राजाओं के दरबार में बैठता था। यह कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे, क्योंकि वो दरबार में बैठेगा तो भीतरी मामलों में दखल तो देगा ही। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। तो सहायक संधि के माध्यम से रेजिडेंट की नियुक्ति होती थी। ये लॉर्ड बेलेजरी ने इसको लागू किया था। ये कूटनीति का एक बहुत अच्छा तरीका था कि बिना युद्ध लड़े ही किसी देशी राज्य पर कब्जा कर लेना। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। मतलब कि जो सहायक संधि को मान लेगा उसे अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं है। अब उसकी सुरक्षा कंपनी सेना करेगी, तो उसे कंपनी तरफ से सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो है पंगु बनाने का सबसे आसान तरीका किसने अपनाया? तो ये अपनाया था किसने? अंग्रेजों ने अपनाया। आगे लिखा है, और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। राजा क्या करते थे, अपनी सेना हटा दिए और कंपनी सेना अपने पास रखते थे और उसके बदले उनको पैसा कम देना पड़ता था राजाओं को। और इससे एक फायदा और हुआ कि कंपनी को बड़ी बड़ी सेना रखने के लिए एक किला मिल गया। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। कितना आसान तरीका है कब्जा करने का। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, कब? 1798 से 1805 तक। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने के चूक गए थे। तो सहायक सेना में जब पैसा नहीं दे पाए तो उनके अधिकार को क्या, उनके राज को क्या किया? कंपनी छीन लेती थी। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो हैदराबाद पर भी कब्जा इसी तरह से सहायक संधि के तहत किया गया। अवध के नवाब को इसी तरह से कब्जा किया गया। यहाँ एक चित्र बना हुआ है, लिखा हुआ है कि अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब हैं, टीली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये रेजिडेंट है और ये नवाब हैं। तो ये वो दिखाया गया है कि कैसे जो है रेजिडेंट कब्जा करते थे और उनकी ताकत क्या होती थी, आगे ये बताया गया है। ठीक है, तो रेजिडेंट किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? सहायक संधि के द्वारा। तो यहाँ लिखा हुआ है रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने क्या कहा था? दरअसल रेजिडेंट
रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनमानी निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। मतलब कि तुम काम करो, राजाओं के मामले में तुम्हें कोई जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ राजा है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती थी। शासन के कामों में रेजिडेंट की जो है दखलदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। जब भी कुछ अलग तरह का घटता था, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता बनाता था जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती थी, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती थी। ऐसा होता था। तो अगर रेजिडेंट का कहना राजा मानते थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और नहीं मानते थे तो प्रॉब्लम हो जाती थी। यहाँ टीपू सुल्तान के बारे में घटना दी गई है मैसूर की। मैसूर पर कब्जा कैसे किया गया था? तो शेर ए मैसूर कहते हैं किसको? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। लिखा है जब कंपनी को अपनी राजनीतिक आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। तो सबसे पहले किससे भिड़ गए? मैसूर से। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है, सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मालाबार तट। मालाबार तट किसे कहते हैं? तो आपका जो है ये गुजरात का जो ये केरल का जो तट है इसे मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, लिखा है मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, क्योंकि आप देखिए मैसूर यहीं पे था। ठीक है, ये मैसूर था यहीं पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। जब रोक दिया तो अंग्रेज क्या हो गए? नाराज हो गए। ठीक है, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। जब ये सारा काम हरकत शुरू कर दिया टीपू सुल्तान ने, तब अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा करके और मैसूर को जीतने का प्लान बना लिया। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि टीपू सुल्तान ने जब संधि किया था उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कॉर्नवालिस का चित्र है। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये चित्र बनाया गया है। ये सब टीपू सुल्तान के पुत्र थे। तो कॉर्नवालिस सामने इनको पेश किया गया था कि टीपू सुल्तान जब तक पैसा नहीं दे देंगे तब तक उनके बेटों को ब्रिटिश सरकार के कब्जे में रखा जाएगा। तो लिखा है कंपनी की फौजों को हैदर अली टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त जो है फौजों ने हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उसके दो बेटों को अंग्रेजों के बंधक के रूप में रखना पड़ा। ठीक है, तो ये वही है कि जो है अगर पैसा वापस नहीं मतलब चुकाओगे नहीं तो आपके बेटों को जो है तब तक अब हम जो है ब्रिटिश सेना में मतलब ब्रिटिश शासन में रखा जाएगा। ठीक है, नियंत्रण में। सुल्तान ने इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, क्योंकि नाराज हो गए जब ये सब काम हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किया। तो उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। कब कब जंग हुई है? तो पहला जो युद्ध हुआ था वो 67-69 में, दूसरा 1780 से 84, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चौथा 1799 में। ठीक है, फिर आखिरी में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने जो है ओंडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, और इस तरह इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई और मैसूर पर कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया टीपू सुल्तान को हरा करके। ठीक है, यह एक खिलौना है। इसमें ये टीपू सुल्तान का खिलौना था। इसको अगर दबाते थे तो इसमें शेर की आवाज निकलती थी और एक सैनिक को जो है दबोचते हुए दिखाया गया था। तो टीपू सुल्तान इस चीते के माध्यम से जो है शेर के माध्यम से कैसे जो है अपनी प्रभुत्ता को दिखाता था। ये आज वर्तमान में ये कहाँ पर है? ये लंदन स्थित ब्रिटिश विक्टोरिया एंड एडवर्ड म्यूजियम में रखा गया है। इसको ये लोग अंग्रेज उठा ले गए थे मैसूर की लड़ाई के बाद 1799 में। ठीक है, तो ये जो है दबाने से
इसमें जो है आवाज निकलती थी और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण था। ये जो है टीपू सुल्तान का था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है, यहाँ पे टीपू की कहानी क्या दी गई ये भी देख लेते हैं। लिखा है, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता था। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वह फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। ठीक है, वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा करके अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर है। तो याद रखना, जो मैसूर का झंडा था उस पर भी शेर का जो है मैप बना हुआ था। ठीक है, अब आते हैं मराठों से संघर्ष। तो मैसूर को कब्जा करने के बाद मराठों संघर्ष किया गया। किसने किया? तो अंग्रेजों ने किया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मराठों से लड़ाई 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने वाले का मराठों का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि पानीपत के युद्ध में जब मराठे हार गए तो दिल्ली पर उनका शासन खत्म हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत जो है एक राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। तो जो है मराठों का सबसे प्रमुख पद कौन हो गया था? पेशवा हो गया था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष जीता नहीं। दूसरा मराठा युद्ध अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 जो है मोर्चों पर लड़ा गया, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा क्या हुआ? यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग पर अंग्रेजों में कब्जे में आ गया। 1817 और 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में जो है पेंशन पर भेज दिया गया, जो नाना साहब थे। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने मराठों को हरा करके और जो है कब्जा कर लिया। किस पर? तो कब्जा कर लिया जो है मराठा राज्य पर। ठीक है, अब आते हैं सर्वोच्चता का दावा। ठीक है, सर्वोच्चता का दावा क्या है? तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में ये यहाँ दिया गया। तो लिखा हुआ है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग जो है कब से कब तक? 1813 से लेकर के 1823 तक गवर्नर जनरल बना, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल के समय में सर्वोच्चता की नीति अपनाई गई थी? तो लॉर्ड जो है हेस्टिंग के समय में। तो एक बारेन हेस्टिंग था और एक लॉर्ड हेस्टिंग था, दोनों याद रखना। आगे लिखा है, उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने जो है बित्तूर फिलहाल कर्नाटक में के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया। तो वहां रानी थी, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 29 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद जो है कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी किया। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ के 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के
ऐसे कई दूसरे उदाहरण इस किताब में आगे पढ़ेंगे। तो लोगों ने विरोध किया अंग्रेजों के खिलाफ और अंत में उनको मार दिया गया। ये रानी जो है चेन्नम्मा का जो है एक मूर्ति लगाई गई है। तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। यहाँ लिखा है 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि रूस का उससे प्रभाव बहुत ज़्यादा था। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में न फैल जाए, उत्तर पश्चिम से भारत को होने वाली चपेट में न ले लिया जाए। इसी डर से चलते अंग्रेज उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। हम पहले समझा देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का हो गया। और यहाँ पे जो क्षेत्र था अफगानिस्तान के बाद ये पूरा क्षेत्र रूस का था। और यहाँ पर सिख साम्राज्य था, राणा रणजीत सिंह थे। तो अंग्रेजों को भय था कि अगर रूस जो है उत्तर पश्चिम की ओर से भारत प्रवेश कर जाएगा तो हमारी सत्ता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा बहुत जरूरी है। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित कर लिया। 1883 में सिंध भी कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने नहीं दी। राजा रणजीत सिंह ने बहुत जो है कंपनी के साथ जो है युद्ध लड़ा। बाद में जो है उनको भी ले लिया गया। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद यह रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। तो पंजाब पर कब्जा करना, अफगानिस्तान पर कब्जा करना, सिंध पर कब्जा करना क्यों किया गया? क्योंकि रूस को रोकना था, भारत की ओर वो ना आने पाए। ठीक है, यहाँ राजा रणजीत सिंह का एक फोटो दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उनका दरबार है। विलय नीति क्या थी? विलय नीति का मतलब डलहौजी ने लाया था। विलय नीति डलहौजी की नीति थी। गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और राज्य को हड़प लेने का। तो अधिग्रहण की आखिरी लहर कब शुरू हुई? 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। तो विलय नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तरह पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ऐसा किसने घोषणा कर दिया? तो ऐसा घोषणा जो है ये लॉर्ड जो है डलहौजी ने कर दिया। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासत सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अंग्रेजों के हाथ में चली गई, कब्जा कर लिया गया। ठीक है, तो याद रखना ये जो सबसे पहले अगर विलय नीति के तहत किस राज्य पे कब्जा किया गया? सतारा पर। ये याद रखना 1848 में। ठीक है, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब ने कुशासन के आधार पर आजाद करने के लिए जो है कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। कहने मतलब यह है कि कंपनी को अवध पर कब्जा करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी ने बहाना क्या बनाया कि जो है अवध के क्षेत्र में कुशासन फैला हुआ है और हम कर्तव्य से बंधे हैं, इसीलिए हम कब्जा कर रहे हैं। कितनी जो है चालाकी के साथ इन्होंने भारत के अलग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आगे अभी मैप पे दिखाई देगा। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ लिखा है संभलपुर के वीर सुरेंद्र का चित्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ चित्र देख सकते हैं, अलग अलग समय में चित्र यहाँ देखिए ध्यान से। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये चित्र कब का है? 1797 का है। जो पीला कलर है ये ब्रिटिश शासन के अधीन था और जो रेड कलर है वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। तो 1797 में ब्रिटिश शासन केवल यहीं तक था, ये जो पीला है इतना ही था। लेकिन 1840 में देखिए शासन का पीला वाला क्षेत्र रंग और बढ़ गया, उनकी सत्ता दिल्ली तक पहुंच गई। ये देख सकते हैं 1840 तक। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ अब आप देख सकते हैं। 1857 में ब्रिटिश सेना कहाँ तक, ब्रिटिश साम्राज्य कहाँ तक फैल गया? पीला कलर आप देख सकते हैं इन सब क्षेत्रों में
फैल गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो है ब्रिटिश सत्ता कैसे कैसे आगे बढ़ी, कितना अच्छा मैप यहाँ दिया गया है। अब आप इस मैप से समझ सकते हो कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे भारत पर कब्जा समय के साथ बढ़ा दिया। नए शासन की स्थापना, ठीक है, नए शासन की स्थापना किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने किया। क्या किया है देखते हैं। लिखा है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, याद रखना ये गवर्नर जनरल बंगाल का था, ठीक है। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर चुकी थी, ठीक है। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर जो है प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो याद रखना मुंबई, ये जो है बम्बई, कलकत्ता, ये सब क्या थे? प्रेसिडेंसी थे, बड़े बड़े राज्य थे। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना कि उस समय 3 प्रेसिडेंसियां कौन सी थी। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। याद रखना बंगाल में गवर्नर, मद्रास में गवर्नर, बम्बई में गवर्नर और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में सुधार किए जो काफी उल्लेखनीय है, ठीक है। आगे है 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लेना। तो दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत कौन स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग ने स्थापित किया था। फौजदारी अदालतों में मारपीट और जो है हत्या से जुड़े हुए मुकदमे होते थे और दीवानी वाले में जो है राजस्व से जुड़े हुए मुकदमे होते थे। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। कितनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ दी गई हैं, यही बेसिक हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। यहाँ लिखा है काजी कौन होते थे? तो काजी न्यायाधीश को कहते थे। मुफ्ती ये वकील होते थे, याद रखना उस समय वकील को मुफ्ती कहा जाता था। महाभियोग क्या है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में के किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद की ऊपरी सदन, उस व्यक्ति को खिलाफ मुकदमा चलाती थी और उसे महाभियोग कहा जाता था, ठीक है। तो इस याद रखना वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगाया भी गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वारेन हेस्टिंग पर जब मुकदमा चलाया गया था तो इतने लोग वहां पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं, उसका चित्र बनाया गया था। उस समय लोग जब जनसभा होती थी लोग बैठ के चित्र भी बनाते थे, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, ये बात याद रखना। यहाँ लिखा भी है जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो याद रखना एमंड बार्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। तो किसने आरोप जड़ा था? ये नाम याद रखना। इस आरोप के चलते जो है हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 सालों तक चला, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला था? तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। आगे यहां दिया हुआ है एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस विभिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है, ये जल्दी किताबों में नहीं मिलता है, ठीक है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए जो है मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत भी स्थापित की गई, ये भी काम किया गया। आगे है भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, आज भी होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। कलेक्टर का काम क्या था? कलेक्ट करना था, कर को कलेक्ट करना था, इसलिए उसका नाम कलेक्टर पड़ गया। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का केंद्र बनता चला गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हासिल कर ढकेल दिया, हाशिए पर ढकेल दिया। तो इस समय यह समझ लीजिएगा कलेक्टर होता था और उसके कार्यालय को कलेक्ट्रेट कहते थे। आज भी देखा होगा कलेक्टर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, आप लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं।
कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए नए विचार तो लाए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत ही थी। किसकी? कंपनी की। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाली प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया था। सेना में सवारों का दबदबा होता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षित वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही विशाल थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदारों मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। ठीक है। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू किया। उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द में सिपाही कहते हैं, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत भी कम होने लगी। इसकी वजह से यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही जो है मस्केट, तोपेदार बंदूकों और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक सांस्कृतिक विकसित करने में लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा क्या हो गया? तो पहले से भी ज्यादा जो है नियंत्रित था। ठीक है। इस कोशिश में कभी कभी सिपाही समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने और चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? वह खुद को अपनी समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वह कौन थे, इस बात के एहसास में वो बदलाव कर रहे थे। उनको सिपाहियों से किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की आगे बताएगा, उसके बारे में याद दिलाता है। यहाँ लिखा है निष्कर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के चलने वाले प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। भाप से चलने वाला जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्ते में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में जाने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कभी, ठीक है, कि जो है कितने क्षेत्र पर कितने प्रतिशत लोगों पर शासन स्थापित हुआ था 1857 के समय। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार जो है व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है। यहाँ एक न्यूज दी गई है। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार होता था। लोगों को पकड़ करके दास बनाया जाता था और उनको जो है काम किया जाता था। लिखा है डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बना करके जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व के दासों की संख्या इतनी थी जो यहाँ दिया गया है। ठीक है। तो एक कहानी यहाँ दी गई, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, इसको देख लीजिएगा। इसी तरह का चैप्टर आपको लगातार मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है।